बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सबक नंबर 15 पढ़ रहे थे, ग़िज़ाई वसाइल की तरक्की, अन्य स्रोतना, ये सबक हम पढ़ रहे थे। अब इसमें हिस्सा 9 पढ़ने जा रहे हैं हम आज। यही लेसन को हम कल के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आगे। सब समझ चुके हैं हमने पढ़ा था कि कुदरती वसाइल की तरक्की किस तरीके से होंगी। तो हमने इससे रिलेटेड तमाम चीज़ें देख ली थी कि ज़राअत किस तरीके से की जानी चाहिए, फ़सलों में किस तरीके से फेर बदल लाना चाहिए, उनके फ़सलों के लिए क्या क्या ऐसे ज़रूरी इक़दामात है जो उठाने चाहिए, हिफाजती इक़दामात। उसके बाद फ़सल से जो गल्ला निकलता है, जो अनाज निकलता है, वो अनाज की भी सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए किस किस तरीके के हमको काम अंजाम देने चाहिए, वो भी हमने पढ़ा था कि फसली हिफाजती इंतज़ाम में जब गल्ला के ज़ख़ीरा करना होता है, अनाज का जब बहुत सारा निकल जाता है खेत में से, तो वो अनाज को भी हिफाजत से रखना होता है। तो बेसमेंट में या ऐसे घरों के अंदर जो गोडाउन होते हैं, वो गोडाउन में बनिया लोग, जो दुकान वाले हैं, वो बहुत सारा अनाज ख़रीद कर रखते हैं, होलसेल वाले देखते ना हम लोग, तो वो उसके भी हिफाजती इक़दामात रहते हैं, क्योंकि हयातियाती और गैर हयातियाती दोनों तरीके से असर जो है फ़सलों पे भी पड़ता है और फ़सलों से निकलने वाले अनाज पर भी पड़ता है। तो हम हमारे घरों के कितनी हिफाजत करनी पड़ती है। हमें चावल अगर भरने हैं तो साफ़ सुथरे ऐसे बड़े बड़े बर्तन लेने पड़ते हैं, कोटी लेनी पड़ती है, उसमें बोरिक एसिड जो वाइट कलर का पाउडर होता है, जो मैंने आपको BHC के बारे में बताया था, वो पाउडर उसमें मिलाना पड़ता है। और पुराने ज़माने के लोग उसके अंदर क्या करते थे, नीम की पत्तियाँ रखते थे, क्योंकि नीम की वजह से कीड़ा नहीं लगता है, वहाँ कीड़े नहीं आते। तो ये तमाम चीज़ें जो थी, ये देखभाल है। गेहूँ के भी इतनी ही देखभाल करनी पड़ती है। हर चीज़ की देखभाल ज़रूरी है। हर चीज़ के अगर हम देखभाल नहीं करेंगे तो वो चीज़ तो ख़राब होने ही वाली है, क्योंकि जहाँ पर कुछ दिन हम देखते हैं कि कुछ ज़रा सा अनाज का दाना भी पड़ा रहता है तो वहाँ कीड़ियाँ होना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये हयातियाती तनाज़ुल पज़ीर अशिया कि जहाँ कुछ ऐसा हुआ तो अपनी खुराक ढूंढते हुए वो लोग पहुँच जाते हैं। तो इसी तरीके से जब साल भर का या 6 महीने का अनाज भरते तो उसमें भी यही इक़दामात उठाने पड़ते हैं। हमने फिर पढ़ा था, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि फ़सलों की पैदावार में क्या इजाफ़ा लाना चाहिए, आबपाशी क्या है, आबपाशी जो है सिंचाई, फिर उसके बाद खाद, फर्टिलाइज़र, फिर उसके बाद फसली पैदावार की तरक्की, तमाम चीज़ें हमारे 8 स्लाइड्स गुज़र चुकी है, उसमें गुज़र चुका है ये तमाम का। तो ये सब आपको समझ में आ चुका है इंशाअल्लाह। तो इस तरीके से ये लेसन जो है आपका अब तकरीबन ख़त्म होने पर है। 1-2 पीरियड में ये इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा लेसन। और इसके साथ ही यही लेसन आपको जो है आपकी 5वीं यूनिट टेस्ट आ रही है, उसमें पूछा जाएगा। तो अच्छे तरीके से इसकी पढ़ाई करें। ये मैंने पढ़ाया था कि फ़सलों की पैदावार किस तरीके से की जाएंगी। तो फसली पैदावार में हमने देखा था मिली जुली ज़राअत, फ़सलों का फेरबदल, लगाना, यानी दाल के अनाज के साथ साथ दालों की फ़सलों को भी उगाना, कि एक फ़सल से अगर फ़ायदा हो रहा है तो हमें दूसरी फ़सल से उसका नुकसान की भरपाई हो जाए। आबपाशी में मैंने बताया था कि आप लोगों को किस तरीके से पौधों को एक ही लाइन में सीधा उगाया जाता है, ताकि उनके बीच में जो उनको पानी मिल रहा है वो बिल्कुल अच्छे से मिले और इसकी वजह से ज़राअत के अंदर भी फ़ायदा हो। इसीलिए हमने देखा था कि आबपाशी किन किन तरीक़ों से किया जाता है, नहरों से, उसके बाद कुओं से, रिवर फ्लड से, फिर उसके बाद खाद फर्टिलाइज़र के बारे में भी बताया था कि 2 किस्मों की खाद है, एक है कुदरती और दूसरी है मसनूई खाद। मसनूई खाद के अंदर नाइट्रोजन वाली खाद अलग है, फास्फोरस वाली खाद अलग है और बहुत सारे केमिकल वाली खादें हैं। मिली जुली भी मिक्स खाद भी होती है, जिसमें तमाम तरीके के कीमियावी तामुलात से मिलकर बनती
है। और कुदरती खाद में एक कंपोस्ट खाद है और एक जो जानवरों के फजले से वगैरह से बनाई जाती है, एक वो किस्म की खाद है। फिर उसके बाद फसली पैदावार की तरक्की में यही कि किसान के पास इतना सरमाया नहीं होता कि वो कोई भी फसल का नुकसान झेल सके, इसीलिए वो अपने एक पेशे के साथ दूसरा पेशा शुरू करता है, जिसमें वो फसलों के इंतज़ामात के अंदर जैसे कि वो फसली मिली जुली ज़राअत करता है। मिली जुली ज़राअत में अगर उसकी फसलें नाकाम भी हो जाती है तो एक फ़सल ज़रूर उसकी कामयाब होती है, जिसकी वजह से उसको नकद रकम हासिल हो जाती है और उसके घर की ज़रूरियात भी पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद अगर ये नहीं होता है तो मवेशी पालन ये वगैरह से वो अपनी ज़रूरियात को पूरी करते हैं। तो इस तरीके से फसलों के हिफाजती इंतज़ामात में भी मैंने आप 70 से 80%, 50 से 70% फसलें जो है ऐसे ही बर्बाद हो जाती है ये कीड़े मकोड़ों और घुन की वजह से। तो उसकी बचाने के लिए ऐसी दवाइयाँ ज़राअत के नुकसान ना हो ऐसी दवाइयाँ ईजाद हो चुकी है, जिसको पेस्टिसाइड्स कहते हैं, जिसमें मैंने कुछ दवाइयों के नाम कल भी बताया था और आज भी बता रही हूँ, जो DDT, BHC और मेलाथन और कॉपर ऑक्साइड ये किस्म की दवा है जो खेतों को हिफाजत के लिए दस्तयाब है। उसके बाद गल्ले की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तो फसलों को ज़ख़ीरा करना ये बहुत मुश्किल काम था, जैसे मैंने अभी आपको बताया। वो ख़राब ना हो जाए इसके लिए गल्लों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए दोनों अवामिलों को देखना पड़ता है, हयातियाती अवामिल भी और गैर हयातियाती अवामिल भी। अब हयातियाती अवामिल जैसे कीड़े मकोड़े कुतरने वाले जरासीम चूहे ये हयातियाती, और गैर हयातियाती जैसे कभी अनाज रखा है और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ गई, उसमें भी अनाज ख़राब हो जा रहा है, बारिश के मौसम में अनाज ख़राब हो जा रहा है, तो अगर उनको सुखाना है तो मुनासिब हद तक सुखाना भी पड़े, कुछ हद तक अगर उसको नमी की ज़रूरत है तो नमी भी देनी पड़े, धुनी देना पड़े या स्प्रे वगैरह छाटना पड़े, ख़ास बर्तनों में भरना पड़े, तो ये गल्ले की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना पड़ती है। तो दोनों तरीके से हयातियाती और गैर हयातियाती दोनों अवामिल से इसकी ज़ख़ीरी होती है। ये हयातियाती और गैर हयातियाती हो गया। अब इसके अंदर ये हो गया हयातियाती और गैर हयातियाती किस किस तरीके से अनाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है। ये दाम परवरी पशुपालन में क्या होता है कि ये भी अब साइंस में आ गया है, ये भी एक साइंस की सी शाख मानी जाती है कि ये ऐसा ज़राअती साइंस है जिसमें ये साइंस की वो शाख है जिसमें मवेशियों की देखभाल से मुतल्लिक़ सभी बातों का मिलती है वो हमारे लिए पैदा हो सके ज़्यादा तादाद में। इसके तहत मवेशियों की ज़राअत के तहत उनका ग़िज़ा का इंतज़ाम देखभाल माशी नुक्ते नज़र से हमको जानवरों की अहमियत और उनका इस्तेमाल समझना होगा। तो ये पशुपालन, अब उसमें मवेशियों की ज़राअत, अब मवेशियों की ज़राअत के अंदर क्या, कैटल फार्मिंग के घरेलू जानवर में दूध देने वाले, अब दूध कौन देता है, भैंस गाय बकरी, गोश्त अता करने वाले, गोश्त भी हमें इसी से हासिल होता है, अंडे देने वाले मुर्गियों से हमें अंडे हासिल होते हैं, और काम करने वाले जानवर शामिल है जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी मुर्गी घोड़ा बैल वगैरह। दूध की पैदावार अच्छी नस्ल के जानवरों से हमें ज़्यादा हासिल की जाती है और उसकी ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए ज़्यादा दिनों तक दूध देने वाले मवेशी ज़रूरी है। जाहिर सी बात है कि हमें जब दूध अच्छा चाहिए तो जिन चीज़ों से जिन अशिया से हमें दूध हासिल हो रहा है गाय भैंस से, तो उनकी ग़िज़ा की देखभाल हमें करना पड़ेगी और वो मवेशियों की तादाद बढ़ानी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे अच्छा जो दूध देती है वो भैंसों के नाम है जर्सी और ब्राउन स्विस किस्म की जो गाय है जो बहुत ज़्यादा दिनों तक दूध देती है। ये दो नाम याद रखना, इम्तिहान में आते हैं कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय के नाम बताए, तो एक जर्सी और ब्राउन स्विस, ये दो किस्म की गाय है जो सबसे ज़्यादा दूध फराहम करती है, और मुरादाबादी और ये दूसरी भी है जिससे दूध हमें हासिल होता है। तो ये मवेशियों की ज़राअत हो गई जो हमें उससे हासिल होता है। अब मुर्गी पालना, अब मुर्गियों से तो हमें अंडे और मुर्गियों का गोश्त हासिल होता है और इसीलिए हमें ज़्यादा अंडे और गोश्त पैदावार के लिए उनकी बेहतर नस्लें तैयार करनी पड़ती है। जैसे देसी मुर्गी को असील कहते हैं, और कोलायती मुर्गी यानी लेग हॉर्न, दो मुर्गी, एक देसी मुर्गी और एक कोलायती मुर्गी के साथ मखलूतियत के नतीजे में उनकी नस्ल
मुर्गी यानी जो फार्मिंग मुर्गी रहती है, जिसे हम कहते हैं, जो हमारे यहाँ दस्तयाब है। और देसी मुर्गी तो बहुत मुश्किल से दस्तयाब होती है और वो काफ़ी महंगी भी होती है। और मुर्गियों में भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ और वायरस, सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमारी पड़ती है तो वो मुर्गियों पे सबसे पहले असरअंदाज होती है। तो इसलिए मुर्गियों की बीमारियों में वायरस, जरासीम, फफूंद की वजह से उसमें पैदा होती है और उन बीमारियों की भी हमें मुनासिब देखभाल करनी चाहिए, तो इसकी वजह से तमाम मुर्गियों पर इसका असर होता है। अब इस तरीके से मैंने आपको ये समझाया यहाँ पर, इसी लेसन को आगे बढ़ाया था। इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप सवालात पूछ सकते हैं मेरे से मैसेज के ज़रिए। आज की वीडियो में इतना ही बेटा। वीडियो मुकम्मल देखें, नोटबुक मुकम्मल करें, ज़रूरी नुकात नोटबुक में लिखते चले, और जो भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो में इतना ही।